तो अब हमारा आज का ये 7th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले कल हमने हेजनबर्ग अंकल को पढ़ा था। हेजनबर्ग अंकल ने जो अनसर्टेनिटी बताई थी उसमें उन्होंने बोला था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट पोजीशन और मोमेंटम एंड मोमेंटम बोथ ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। एक साथ इन दोनों की चीजों को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है। उससे पहले हम लोग डी ब्रोगली और उससे पहले हम लोग मैक्सवेल और प्लैंक इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग कुछ फॉर्मूले E इज इक्वल टू एच न्यू वगैरह फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर E इज इक्वल टू एच न्यू वाला जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक भानु और ये क्या नाम है, ईशा भी आ गया, अक्षत भी आ गया। अक्षत वेरी गुड। क्या हाल है बेटा अक्षत, ठीक ठाक सब? चलिए, बस आप लोग, बस यही मेरे को एक दिक्कत लगती है आप लोग की, आप लोग बोलते नहीं हो। आप अपने आप को अनम्यूट करके तुरंत बोलना स्टार्ट कर दिया करिए। प्लीज पार्टिसिपेट इन क्लास। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आता मुझे ऐसे। आप लोग अनम्यूट करो अपने आप को और फटाफट पार्टिसिपेट करा करो क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो का मतलब क्या पढ़ा है हमने अब तक? फोटोन्स। फोटोन्स यानी लाइट। अब इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे बिजली से नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में याद करना है तो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन। इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन। और फोटोन से मतलब है मेरा लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट। लाइट का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह लो, या स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट कह दो। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या याद करनी है? डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी किस भाई ने करी थी? और डिस्कवर्ड बाई, ये दो बार डिस्कवर हुआ दो चीजों में। सबसे पहले डिस्कवर करा गया था गैसेस के अंदर, देन उसके बाद डिस्कवर करा गया ये मेटल्स के अंदर। दोनों ही चीजों में अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। गैसेस के अंदर हर्ड साइंटिस्ट था, उसने गैस के केस के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया। और दूसरा था हमारे पास में साइंटिस्ट हॉलवैक, हॉल WACH। हाँ जी, इन दो साइंटिस्टों के नेम याद रखना। ये दो साइंटिस्टों के नेम इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। स्पेशली गैसेस में हर्ट्ज हो गया, मेटल्स के लिए आपके पास क्या आ गया? हॉलवैक आ गया। ठीक है, और मेटल कौन सा लिया था? भाई ने लिया था जिंक मेटल। जिंक मेटल के जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकने की कोशिश करी गई थी, उस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है जी, चलो जी, अब हम पढ़ते हैं फटाफट इसकी। सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन और लाइट इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बिल्कुल छोटी सी आपकी डेफिनेशन होगी समझने के लिए। अब एग्जाम में आता है आपका, तो एग्जाम में आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द फिनोमिना of ejection of electron from metal surface when 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 light of suitable frequency। इस बात पर ध्यान देना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग suitable frequency falls on metal surface। सपोज करो ये एक मेटल का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक एटम है, अगर मैं इसको जो है थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये आपके पास में उस एटम का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो ये सोडियम मेटल का ब्लॉक था,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ पे एक लाइट रेडिएशन को फेंका और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, उसे बोलेंगे हम क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर। अब इसको बाहर निकलेगा ऐसे कैसे निकल जाएगा भाई, इसकी क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तो ये बाहर निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब है ये जो लाइट आई इसकी कुछ एनर्जी होनी चाहिए, और लाइट की एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एच न्यू। हमने पढ़ी थी इसकी एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एच न्यू। लाइट की एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था हमने। तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी लाइट की, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर देगी। और जो एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको इजेक्ट करने के लिए यूज होती है, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक टर्म आई आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज मिनिमम एनर्जी needed to eject electron from last shell। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब हुआ भाई, मिनिमम एनर्जी जो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में काम कर रही है। ये बात क्लियर हो गई आपको। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, उसे बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन इज द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर अभी तक? अब देखो, सपोज करो किसी भी इसमें इस जो एनर्जी है, मान लो ये जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करता है, ये है मान लो 100 किलो जूल। सपोज कर लिया 100 किलो जूल की एनर्जी हमें रिक्वायर है। एनर्जी ऑफ लाइट है, ये एनर्जी ऑफ लाइट एनर्जी या फोटोन की एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी है, मान लिया फोटोन की। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलने के लिए रिक्वायर होती है, इसको चाहिए रिक्वायर अराउंड, इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए मान लिया 120 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो क्या ये 100 किलो जूल वाली एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है और उसको उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइट एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा 120 तक। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस लाइट एनर्जी को इंक्रीज कर दिया 120 किलो जूल, और फिर दोबारा से इसके ऊपर स्ट्राइक करा 120 किलो जूल से। अब जब 120 किलो जूल से इसके ऊपर स्ट्राइक करा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ पे आ गया, बस सिंपल। तो इसलिए मेरी 120 किलो जूल क्या हो गई, मेरे पास एनर्जी हो गई। तो मेरे पास क्या 120 किलो जूल मिनिमम एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसे बोलते हैं हम लोग थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसका दूसरा एक नाम आ जाता है क्या, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, इसे दूसरा नाम आता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। चलो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, अभी इसको इतना भूल जाओ, बस अभी इतना याद रखो कि एक एनर्जी थी, पहले मान लिया इसकी एनर्जी थी 100 किलो जूल, बट 100 किलो जूल इज नॉट सफिशिएंट, तो वी रिक्वायर सम मोर एनर्जी। हमने उसको और एनर्जी प्रोवाइड करी, 120 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करी, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ, जहां तक कोई दिक्कत। भाई ईशा एंड अक्षत, भानु तो लिखेगा, ये कभी टाइपिंग नहीं करेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब सपोज करो, मान लो मैंने अगर फोटोन की जगह, लाइट की जगह पे, इफ आई एम यूजिंग हीट, अब एनर्जी तो प्रोवाइड कर दी है मैंने, लाइट की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करा, मैंने हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। जब हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देन सेम इफेक्ट इज नोन एज थर्मोआयनिक इफेक्ट। थर्मोआयनिक इफेक्ट, that is removal of electron from the metal surface with the help of heat is known as thermionic effect। और ये इफेक्ट आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे।
क्लास 12th में या 11th में, ध्यान नहीं मेरे को, या फिजिक्स के अंदर आप लोग ये वाली चीज पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। ठीक है, सो एमसीक्यू अंदर क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो आपको सिर्फ क्या देना है, लाइट फोटोन के बारे में बोलना है। सो विच कैन कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर लाइट एंड हीट बोथ कैन कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक चीज और जरा देखो, वाई दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉमन इन मेटल्स। हम लोग हमेशा ये मेटल्स के बारे में ही क्यों बात करते हैं और गैसेस के बारे में, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते। एक टर्म आती है आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी बताया था मैंने, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल। ये इन केस ऑफ मेटल, आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल्स इज वेरी लो। ये बहुत लो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ मेटल्स। सो it is easy to eject electrons, बहुत इजी होता है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई डाउट अब तक किसी को? तो ये वाला क्वेश्चन बनता है हमारे पास एक, इस क्वेश्चन को याद रख लेना, व्हाई दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉमन इन मेटल्स, बिकॉज ionization energy in case of metal is very low, so it is easy to eject electron। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है जी, और जितनी ज्यादा लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी आसानी से कोई भी लाइट पार्टिकल आके उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी and ionization energy is inversely proportional to size। वो कैसे, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, क्लास 10th की एक बात याद है, पीरियोडिक वाला चैप्टर किया था हमने, जब टॉप टू बॉटम मूव करते थे तो साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। ये वाली बात याद है। अब सपोज करो सीजियम है और एक सोडियम है, सोडियम के 281 तीन शेल हो गए, 281 तीन शेल हो गए, और सीजियम के अंदर 1 2 3 4 5 6 शेल होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला यहाँ पे और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सीजियम के केस में इधर, ज्यादा साइज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम लगेगा, साइज छोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मैं इसको इजीली बाहर नहीं फेंक सकता, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो, सो लो एनर्जी is required to pull out electron, to pull out electron। So as size increases, ionization energy decreases। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is directly proportional to ionization energy and inversely proportional to ionization energy and directly proportional to size। जिस भी मेटल का जितना बड़ा साइज होगा तो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, चलो फटाफट एक क्वेश्चन करो, which will show higher
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, सीजियम। जरा बता सकते हो आप जल्दी से, जरा सोचो एक बार, इनमें से आंसर क्या होगा? बोल दो आप जल्दी से, अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी से बोलो। आप पहले इन सबके साइज देखो, साइज कौन सा सबसे बड़ा जिसका साइज होगा वही क्या होगा, हायर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। जरा जल्दी से देखो साइज कौन कौन से का बड़ा है। क्लास 10th का थोड़ा सा टॉपिक लेना है आपको यहाँ पे, जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। भानु का रिप्लाई आ गया लगता है मेरे को। आयोडीन नहीं भानु, आयोडीन कैसे हो गया? सोचो, सबसे बड़ा साइज, सबसे बड़ा मेटल कौन सा था जिसका सबसे बड़ा साइज होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में? सीजियम। लार्जेस्ट कौन सा होता है? सीजियम होता है बेटा, पीरियोडिक टेबल याद है ना? कुछ इस तरीके से थी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले वाले ग्रुप में जो लास्ट का एलिमेंट होगा वो जो सबसे बड़ा होगा, टॉप टू बॉटम जाते हो साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज छोटा होता है। तो यहाँ से टॉप टू बॉटम जाके सीजियम ही सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे, तो सीजियम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? भूमिका वेरी गुड, अच्छा भूमिका भी आ गई है, वेरी गुड बच्चे भूमिका। सीजियम का सी एस होता है बेटा अक्षर, सीई एस नहीं होता। कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस हो जाती है सीई एस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी होता है वो तो, चलो छोड़ो। अब देखो इसी में एक और थ्योरी में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेते हैं, व्हाई cesium is used in photoelectric cells। सीजियम का फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में क्यों यूज करते हैं? सेम क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा तो वो एमसीक्यू बन गया तुम्हारा, मल्टीपल चॉइस का आ जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा थ्योरी बेस्ड हो गया, दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा स्कूल के पेपर में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट एटम, अरे पगले लार्जेस्ट एटम में नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर आयनेशन एनर्जी। लोअर आयनेशन एनर्जी होती है, इट कैन गिव इजिली लोअर एनर्जी and it can cause photoelectric effect very easily। ओके, लार्जेस्ट साइज तो लिखना है, उसके अलावा ये बातें भी लिखनी है, बिकॉज सीजियम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट साइज and hence can show photoelectric effect easily। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? कोई डाउट इसमें? तो ये दो क्वेश्चन है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और भूमिका बेटा टाइम पे आया कर, देख लिया कर, मैं जनरली 3 बजे के बाद कभी भी क्लास स्टार्ट हो सकती है आपकी, आप हर बार लेट हो जाते हो। चलो जी, अब देखते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? जल्दी बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? भूमिका, अक्षत, ईशा? ओके बेटा, वेरी गुड। ओके भूमिका समझ गई, अक्षत ने नोपी लिख के भेजा, वेरी गुड नोपी, खतरी तू भी ना बेटा। चलो ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। अब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के 4 नाम है। जैसे आपके घर में नाम में कोई गुड्डू बोलता है, कोई कुछ बोलता है आपको, कोई खतरी बोल दिया, कोई सोनू बोलता है खतरी को प्यार से, कोई पूरा पूरा अक्षत बोल देता है, कोई कुछ और नाम से बोलते हैं, आपके दोस्त आपको किसी और अलग नाम से बोलते हैं।
ठीक है, कोई लंबू के नाम से बोलता है, कोई कुछ। तो ऐसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के भी बेटा 3-4 नाम है। जरा इन तीनों चारों नाम को ध्यान रखना। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होते हैं, खासतौर से जेई और नीट वाले, ये किसी भी नाम से बोल देते हैं। या सेक्टर 23 वाला भी, आपने भानु ने एक और नाम बताया, आपका सेक्टर 23 वाला लड़का। तो कई सारे नाम हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एक नाम हो गया। उसके अलावा इसको हम लोग बोल देते हैं कई बार बेटा वर्क फंक्शन। एक नाम इसका होता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है जी। और एक इसको बोल देते हैं हम लोग क्रिटिकल एनर्जी। तो ये जो चारों पांचों नाम जो आपके पास आए, ये इनको याद रखना। अच्छा, भानु कह रहा है कि कक्षत को कई बार हम ताऊ जी भी बोल देते हैं, क्योंकि बातें ऐसी करता है बड़ों वाली, ताऊओं वाली। चलिए, अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एनर्जी। क्रिटिकल एनर्जी, अब देखो क्रिटिकल हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द minimum energy required to required to show photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए किसी मेटल पे, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? क्रिटिकल एनर्जी। ठीक है जी। अब हर एक मेटल की क्रिटिकल एनर्जी अलग अलग होती है, उनकी सबकी एक नहीं होती। क्रिटिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई नॉट से। ये बात याद रखना, इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है। रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ई नॉट से। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यू नॉट क्या फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोल देंगे अब हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। न्यू नॉट के बारे में पढ़ा था, न्यू नॉट क्या था? इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला था मेरा। अब हमने क्रिटिकल की बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ई नॉट से, और फॉर्मूला हमारे पास होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू कन्वर्ट हो गया ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। और न्यू नॉट यहाँ पे होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की यहाँ से डेफिनेशन को याद करना। क्या डेफिनेशन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की? मिनिमम frequency required to show photoelectric effect। ये क्या होगी मेरे पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। क्लियर है बात? कोई डाउट? अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में हमने एक और चीज पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी की हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, पढ़ा था। अब इसी चीज को जरा मैं न्यू नॉट कर दूं तो क्या हो जाएगा? सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज होने से रही। अब लैम्डा ही चेंज होगा, तो लैम्डा ये जरा म्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। और यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या बन गया? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, को मैं पी लिख देता हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये वाली बात?
इसमें किसी को डाउट है तो बताओ जरा फटाफट। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, ये हो गया मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा नाम इसको क्या लिख सकता हूं मैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या फिर क्रिटिकल वेवलेंथ। ये दोनों एक ही बात है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये हो गई चीज एक ही बात। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात यहाँ पे? कोई डाउट? चलो अब जरा एक चीज अब देखो ध्यान से। ये मेरा एटम है सपोज करो, ठीक है, ये उसके पार मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे। हमने पहले क्या पता किया था कि हमने एक लाइट मारी थी इसके ऊपर, किसकी? 100 किलो जूल की। और ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूँ, इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 120 किलो जूल, ये थी। ठीक, और हमने सप्लाई करी थी किसकी? 100 की। अब मेरे को दिमाग खराब हो गया, मैं 100 की सप्लाई करके भाई ये वापस हो जाता नहीं, हो तो कुछ रहा नहीं है। तो भानु भी लगा हुआ था इसमें, अक्षय, दोनों लगे हुए थे। तो अब भानु ने सोचा कि यार ये कहाँ, इसको 120 कौन दिमाग खराब करेगा। फिर इसने मिलाया ईशा को फोन कि भाई ईशा ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, अब क्या करूं। अब ईशा आराम से तो काम करती नहीं कभी जिंदगी में। उसने बोला एक काम कर भानु, उठा के 200 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दे, देखी जाएगी जो होगा बाकी का। तो भानु ने तुरंत 200 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब 200 किलो जूल की एनर्जी में से बेटा 120 तो, अब एनर्जी सप्लाई आपने ई सप्लाई कितनी कर दी? 200 किलो जूल। ठीक है, 200 किलो जूल में से 120 तो काम आ गई, ई नॉट। बाकी की 200 माइनस 120 यानी 80 किलो जूल की एनर्जी कहाँ गई? क्या होगा उस 80 किलो जूल की एनर्जी का? उस 80 किलो जूल की एनर्जी जो हमारी फालतू बच गई, उससे काम आ गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाके ये जो इधर उधर घूमेगा फिरेगा, वो किससे घूमेगा फिरेगा? वो उस 80 किलो जूल की एनर्जी से घूमेगा फिरेगा वो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कि क्या है ये मेमोरीज और शेयरों? यहां तक समझ में आई? पहले आप ये बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी सप्लाई करी गई थी, मैं इसको एस लिख देता हूं, सप्लाई, उसके अंदर से आपको एक चीज मिली, क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्लस दूसरी क्या मिली आपको? काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, हाँ या ना? ठीक है जी, भूमिका, ईशा, क्लियर हुई ये वाली बात? सेक्टर 23 वाला और ये दूसरा कौन है, रोबो, क्लियर हो गई सबको? बेटा अक्षत एंड भानु क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज द एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपको यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, तो चंडीगढ़ का किराया मान लो लगता है 370 रुपए। तो ऐसे 370 रुपए आपकी जेब में है सिर्फ, तो क्या होगा? आप सिर्फ जाओगे चंडीगढ़ का टिकट लेके, चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर उतर जाओगे, बस, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। क्यों? जब जेब में पैसे ही नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। बट आपके घर वालों ने आपको लेके भेजा 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए लेके भेजा, तो 370 के बाद में जितने भी पैसे बचे आपके, आप उससे घूमोगे फिरोगे मजे करोगे और फिर वापस आ जाओगे। तो जो बाकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज योर मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द बची कुची थिंग, जो आपकी किसके बाद? आपके क्रिटिकल एनर्जी के बाद में, या आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद में, जो भी चीज बचेगी दैट कैन बी यूज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को मैंने दे दिया नाम ए। अब इसी फॉर्मूले में थोड़े से हम चेंजेस करते हैं। तो ई एस इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया ए फॉर्मूला। अब मुझे पता है E इज इक्वल टू वी नो, हमें बहुत कुछ पता है आपको, वी नो, अभी हमने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अब डाल दो, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। ठीक है,
और यहां से देखो जरा काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको माइनस कर दूं तो ई एस माइनस ई नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये बी फॉर्मूला। जरा नाउ पुट दिस ई एंड ई नॉट इन इक्वेशन बी, जरा बी में डाल दो इसे। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। यहां से एच को लिया कॉमन प्लैंक अंकल कांस्टेंट को, तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। नाउ दिस इज अवर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। So this is our formula in terms of frequency. Clear? इस फॉर्मूले को मैंने नाम दे दिया सी फॉर्मूला। चलिए जी, इसके अंदर जरा बताओ मेरे को न्यू क्या है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या फिर आप बोल सकते हो सप्लाइड लाइट, जो भी है। और न्यू नॉट क्या हो गया, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए। ठीक है, ये वाली चीजों को याद रखना है आप लोग। फिर से ज्वाइन नहीं करना सर, पढ़ना है आगे बताओ। फिर से ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके बाद का एक टॉपिक और समझा दूंगा आप लोगों को। इट्स अप टू यू, जल्दी से बताओ इफ व्हाट यू वांट। भानु मना कर रहा है, भानु के अलावा कौन कौन इसके पक्ष में है जरा बताइए आप लोग। ईशा और पढ़ना है, अक्षत भी कर रहा है नो। बाकी अब तुम दोनों पर डिपेंड करता है, अगर तुम दोनों हाँ बोल दोगे तो ईशा भी फटाफट नहीं। भूमिका आप बताओ, तेरे के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तू हाँ बोल देगी पढ़ा दूंगा मैं आगे। जल्दी बोल भूमिका। ये गायब। करप्शन इंटू 100%, बेटा 1000% है ये। जब सरकार ही हमारी चल रही हो तो कैसे क्या होगा। अच्छा, डेमोक्रेसी विन। चल बेटा आजा, डेमोक्रेसी अभी पढ़ ले यहाँ पे। ओए चुप जाओ, यहाँ जाओ। तो हमारे पास ये ए बी सी तीन फॉर्मूले आ गए हमारे पास, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू को लिखा है इंसिडेंट लाइट या फिर सप्लाइड वाला, और नॉट का हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया। अब इसी के साथ साथ एक चीज और पता होगी आप लोगों को, वी नो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये पढ़ा था। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। अब जरा इस चीज को, ये आ गया, और न्यू नॉट क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट। जरा इन दोनों चीजों को इस सी वाली स्टेटमेंट में डाल दो उठा के। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ गई, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये आ गया। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, सी को भी कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये मेरे पास आ गया आंसर। तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज योर डी फॉर्मूला। तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के अब ये चार फॉर्मूले आ गए हैं। फटाफट इन चार फॉर्मूलों को देखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इस फॉर्मूले में लैम्डा क्या हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा इज इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ, और लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को। यही फॉर्मूले याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए। फटाफट एक न्यूमेरिकल करते हैं हम, जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं, वरना इसके लगता नहीं न्यूमेरिकल आज हो पाएंगे सही से। कोई नहीं, अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग इसका। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी
when light of frequency is equal to 2.5 into 10 power 10 hertz falls on metal surface। ठीक है, अब एक बात याद रखना है इसमें, चलो अभी तो फिलहाल नहीं कुछ बताता, बाद में बताता हूँ उसको, याद रखना है इसको। अभी falls on metal surface having mu naught is equal to 2 into 10 power 10 सेकेंड इनवर्स, या हर्ट्ज एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो ये न्यूमेरिकल कल करते हैं, आज नहीं कर रहे हम कुछ भी न्यूमेरिकल। अभी तक की यही थ्योरी कर रहे हैं, इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से समझो, और फिर बाकी के न्यूमेरिकल्स कल करते हैं। और उसके साथ साथ कल हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोशिश करूंगा थ्योरी पोर्शन कल आपका खत्म कर दूं इसके न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो कल दोबारा से टाइम नहीं, सुनो सुनो सुनो, कल फ्राइडे है ना, कल नहीं, संडे को करेंगे हम लोग टाइम, और संडे का मैं टाइम अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कल फ्राइडे और सैटरडे की 2 दिन की छुट्टी रहेगी, संडे को हम लोग मिलते हैं सिर्फ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ संडे के टाइमिंग क्या रहेंगे एक बार। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।